हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल वन डे एग्जाम फाइट में। पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमने विस्तार से आपको बताया कि किस तरह जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है या कह लीजिए कि संवैधानिक ढांचा है, जो हम आपको इस पॉलिटी और राज व्यवस्था के अंतर्गत जो पढ़ाएंगे उसके बारे में हमने विस्तार से आपको एक विशेष सूची के रूप में आपको समझा दिया है, ताकि आपको हमारे चैनल पे क्या मिलने वाला है पॉलिटी के अंतर्गत लगभग आप समझ चुके होंगे। इसलिए जो नए लड़के हैं उनके लिए भी, जो बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, जिन्हें पहली बार पॉलिटी पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं इस तरह आपको बताऊंगा कि एकदम महत्वपूर्ण टू द पॉइंट क्वेश्चन ही बताऊंगा, जो एग्जाम में अक्सर आने वाले हैं क्वेश्चन, उनको ध्यान में रखते हुए और आपको एकदम बेसिक से तैयारी कराऊंगा, ताकि अगर कोई लड़का पहली बार अगर तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी समझना आसान हो, और जो रिवीजन करना चाहते हैं उनके लिए एक शॉर्ट नोट बनाने के लिए भी अच्छा सा ये उपलब्ध कराएंगे हम। और अब देखेंगे कि हमने जो आपको विषय सूची या जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बताया था, उसमें जो पहला पॉइंट था ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तो हम लोग यहाँ समझेंगे कि पॉलिटी और राज व्यवस्था का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, इस सब्जेक्ट को पढ़ने का हम लोग का मकसद क्या है, और ये सब्जेक्ट क्यों, लगभग इसका उदय कब हुआ, कब इसको पढ़ने की जरूरत समझ में आने लगा। तो आप जानते हैं कि ये सब्जेक्ट इतिहास भूगोल की तरह इसका कार्यकाल बहुत लंबा या पुराना नहीं है, क्योंकि पॉलिटी संविधान हम लोग का कब, जब देश हम लोग का 26 जनवरी 1950 का जो संविधान लागू हुआ, और उस दौरान कह लीजिए कि ये सब्जेक्ट आया। तो इसमें थोड़ा सा हम लोग पीछे से पढ़ते हैं कि जो ब्रिटिश काल के जो अधिनियम थे, जो हमारे संविधान में आज भी थोड़ा बहुत मिलते हैं, तो इसलिए हम लोग थोड़ी सी पीछे से कहानी पढ़ेंगे, तो ये सब्जेक्ट अच्छे से समझ में आएगा हम लोग को। तो इसलिए हम लोग इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि देखते हुए चलेंगे, ताकि कैसे अंग्रेज हमारे यहाँ आए और व्यापार करने आए हमारे देश पे, और धीरे धीरे हमारे ही देश को गुलाम बना लिए और हमारे ही देश पे राज करने लगे। तो थोड़ा पृष्ठभूमि से लेके चलेंगे जब आपको, तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा ये। तो आइए पहले हम लोग जो कहानी को थोड़ा समझते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान एक परिचय। यहां पर हम देखेंगे कि जब हम संविधान कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान और राज व्यवस्था, तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि संविधान ऐसा क्या चीज है, संविधान की परिभाषा क्या होती है और क्या है जिसके बारे में हमको पढ़ना है। तो संविधान नियमों और उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसके अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि संविधान एक तरह से एक लिखित दस्तावेज है, जिसके आधार पर उसमें नियम लिखे हुए हैं, जिसके आधार पर कोई भी जो सरकार होगी वो उन्हीं नियमों के अंतर्गत सरकार देश को चलाएगी। यानी कि ये कोई भी सत्ता में बैठे, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में बैठे, तो वो अपने हिसाब से सरकार न चलाए और मनमानी न करे, उसके लिए एक संविधान की एक पुस्तक है, जो लिखित दस्तावेज है, जो एक बाउंड्री निर्धारित करती है कि जिसके अंतर्गत ही आपको चलना है। ऐसा ना कि कोई सरकार तानाशाही रवैया अपनाने लगे। इसको रोकने के लिए हमारे पास एक लिखित संविधान है, और सबको उसी संविधान के अंतर्गत और दायरे में रहकर ही चलना है। तो उसीलिए कह रहा है कि संविधान नियमों और उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसके अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है। इतना तो आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा और देखेंगे। संविधान देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करती है। कह रहा है कि जो संविधान की जो पुस्तक है, जो संविधान है, वो देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है, यानी कि कैसे देश में राजनीति होगी या पॉलिटिकल व्यवस्था कैसी रहेगी, उसका एक तरह से फ्रेमवर्क और ढांचा निर्धारित करती है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ देता है और आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जानना है कि विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान, विश्व का जब संविधान की बात आती है तो हमको ये जानना पड़ेगा कि सबसे पहला संविधान और लिखित संविधान किसका था। अगर हम अपने संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसके इतिहास में ये भी जानना जरूरी है कि सबसे पहला संविधान किसका था। तो सबसे पहला अगर लिखित संविधान की बात किया जाए तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका,
यानी कि सबसे पहला अगर लिखित संविधान की बात किया जाए तो अमेरिका का है, जो कि मार्च 1789 में जो है लागू हुआ था। तो आपसे एक पीटी का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका तैयार हो गया कि विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है और कब लागू हुआ था। तो 1789 में अमेरिका का जो संविधान है सबसे पहला लिखित संविधान है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिया हुआ है जो थोड़ा सा इतिहास की जानकारी कराता है कि पीछे के बैकग्राउंड को लेकर चल रहा है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड संविधान का क्या रहा है और कैसे हमारा संविधान की जरूरत पड़ी। तो यहाँ पर देखेंगे कि ब्रिटिश जो अंग्रेज थे हमारे यहाँ, वो सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको हम लोग EIC लिखेंगे शॉर्टकट में, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए और धीरे धीरे इन्होंने भारत का प्रशासन अपने अधीन कर लिया। धीरे धीरे जो है प्रशासन अपने अधीन ले लिया। कह रहा है कि 1600 ईस्वी में एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो कि भारत में क्या है व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आई और व्यापार करते करते जो है ये धीरे धीरे भारत में क्या है प्रशासन करने लगी। तो उसको हम लोग देखेंगे कि आखिर कैसे ये हुआ। महारानी एलिजाबेथ प्रथम, यहाँ पर देखेंगे जो ब्रिटिश जो अंग्रेजों की जो महारानी थी, महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा इन्होंने भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार दे दिए गए। जो ब्रिटेन की कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने जो है महारानी एलिजाबेथ से जो है एक व्यापार करने के लिए कि हम भारत देश में जा रहे हैं व्यापार करने, उनसे जो है आज्ञा लेके और एक तरह से कह लीजिए कि उनसे अनुमति से जो है अनुमति लेकर जो है व्यापार करने के लिए भारत की तरफ जो है ये निकले। और मतलब एक अधिकार पत्र कह लीजिए कि एक जो है इनको एक पेपर पे साइन करके दे दिया गया कि आप जो है भारत में व्यापार करने जा रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। तो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में व्यापार करने जाएगी। ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई भी भारत की जो और अन्य ब्रिटेन की जो और कोई अन्य कंपनी है उसके जगह पे ये नहीं जाएगी। यानी कि जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ये चाहती थी कि केवल व्यापार करने हम ही जाएं, हमारे साथ कोई और ब्रिटेन की कंपनी न जाए, नहीं तो कंपटीशन होने लगेगा। तो इसलिए जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है महारानी एलिजाबेथ से जो है अधिकार पत्र एक तरह से कह लीजिए कि हस्ताक्षर करवाकर और भारत की तरफ जो है व्यापार करने के लिए जो है अनुमति लेकर आए। और कितने वर्षों के लिए? 15 वर्षों के लिए। 15 वर्षों के लिए जो है भारत पर व्यापार करने के लिए ये आए थे और धीरे धीरे जो है व्यापार करते करते जो है भारत में ही क्या है प्रशासन करने लगे। तो उसको हम लोग देखेंगे अभी कि कैसे इन्होंने किया। हम लोग देखेंगे इसमें कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत जो है क्या मुख्य कारण रहे जिसके कारण जो है अंग्रेजों ने भारत पे जो है जो व्यापार करने आई ईस्ट इंडिया कंपनी जो है केवल 15 वर्षों के लिए भारत पर व्यापार करने आई थी। और ऐसा क्या हुआ कि धीरे धीरे जो है पूरे देश पर इसने जो है कब्जा कर लिया और अपना प्रशासन और एकाधिकार जो है जमा लिया। तो हम लोग देखेंगे इस पे कि दो मुख्य कारण इसके रहे कि दो इसमें जो है मुख्य युद्ध हुआ था उस समय। एक प्लासी का युद्ध था और एक बक्सर का युद्ध था। जब अंग्रेजी शासन जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो 1600 ईस्वी में जो है भारत पर जो है व्यापार करने आई महारानी एलिजाबेथ से 15 वर्षों के लिए जो है पत्र पर जो है साइन करके जो है आई थी व्यापार करने। और धीरे धीरे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है कैसे जो है किन नीतियों के तहत धीरे धीरे जो है ये भारत पर अधिकार करना शुरू किए और कैसे नींव पड़ी। यहाँ पर हम जो है आपको इतिहास नहीं पढ़ा रहे हैं, पहले बात आप समझ लीजिए, क्योंकि हम आपको जो है पॉलिटी और संविधान पढ़ा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा इसमें बैकग्राउंड है इतिहास का, इसलिए हम आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो इसके लिए जो है थोड़ा सा जो है कहानी का केवल मूल जो सार है हम उसको वही समझाएंगे ताकि आप समझ सके कि कैसे अंग्रेजी नींव पड़ी और अंग्रेज कैसे जो है भारत में जो है सत्ता काबिज करने में जो है सफल हो सके, उसको हम लोग देखेंगे। केवल यहाँ पर दो मुख्य युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। प्लासी का जो युद्ध हुआ था 1757 में और बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। तो जब अंग्रेजी शासन जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो 1600 ईस्वी में जो है भारत पर व्यापार करने आई ईस्ट इंडिया कंपनी। तो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में व्यापार करने जाएगी। ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई भी भारत की जो और अन्य जो और कोई अन्य कंपनी है उसके जगह पे ये नहीं जाएगी। यानी कि जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ये चाहती थी कि केवल व्यापार करने हम ही जाएं, हमारे साथ कोई और ब्रिटेन की कंपनी न जाए, नहीं तो कंपटीशन होने लगेगा। तो इसलिए जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है
ये कह लीजिए कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई और बंगाल में जो है अपना व्यापार करने का काम जो है शुरू किया, तो पहले जो वहाँ पे जो सत्ता है उनसे क्या है अनुमति लेनी पड़ती थी व्यापार करने के लिए। तो उनको जो है इसके बदले में जो है वहाँ के जो राजा हुआ करते थे वो टैक्स लिया करते थे। तो कभी कभी जरूरत के हिसाब से टैक्स बढ़ा देते थे, टैक्स कम कर देते थे, तो इनको जो है दिक्कत होने लगी थी। तो इन्होंने धीरे धीरे जो है भारत की राजनीति में ही जो है हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था, वो वहाँ पर बंगाल का जो नवाब है सिराजुद्दौला, बंगाल का उस समय नवाब कौन था, सिराजुद्दौला, और उसका सेनापति है मीर जाफर सेनापति, और सिराजुद्दौला की मौसी है घसीटी बेगम, और कुछ व्यापारी हैं मीर मदान मोहनलाल, वहाँ का जो एक बैंकर है, बहुत बड़ा धनसेठ है, और जो वहाँ का एक बड़ा व्यापारी है। कह लीजिए कि यहाँ से अकेले बंगाल का जो नवाब है सिराजुद्दौला, और युद्ध होता है लॉर्ड क्लाइव, अंग्रेजों का जो नेतृत्व कर रहा था लॉर्ड क्लाइव, और इधर से था बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, और सिराजुद्दौला के साथ था उसका सेनापति, उसकी घसीटी बेगम मौसी, उसके व्यापारी मोहनलाल मीर मदान जैसे जो है बड़े बड़े धनसेठ जो है बंगाल के नवाब के साथ थे। लेकिन हुआ क्या कि बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला, वहाँ से जो है सिराजुद्दौला से वहाँ की जो जनता थी या वहाँ के जो लोग थे या कुछ चंद लोग थे जो सिराजुद्दौला को पसंद नहीं करते थे, तो वो नहीं चाहते थे वो कि सिराजुद्दौला जो है गद्दी पे बैठे। तो सिराजुद्दौला जब गद्दी पे इसका शासन चल रहा था तो इसको हटाने के लिए जो है मीर जाफर, घसीटी बेगम और मीर मदान मोहनलाल जैसे जो और किरदार थे, ये जो है कह लीजिए कि जब लॉर्ड क्लाइव से युद्ध के लिए जब मैदान में जो है तैयारी हो गई थी, तो जो मीर जाफर जो सेनापति था, जो सेना का जो एक तरह से कह लीजिए कि पूरा का पूरा सेना का जो मालिक था, ये युद्ध करने से ही इनकार कर दिया और इसने गद्दारी कर दिया, और जो है सिराजुद्दौला जो है इस युद्ध में हार जाता है और लॉर्ड क्लाइव की जो है जीत होती है, और यहाँ पर भारत में अंग्रेजी शासन की जो है स्थापना होती है। तो कह लीजिए कि पहली बार जो है भारत में अंग्रेजी शासन की जो स्थापना या कह लीजिए कि नींव पड़ती है, और क्योंकि सिराजुद्दौला जो है हार जाता है और सिराजुद्दौला को हटाकर जो है लॉर्ड क्लाइव जो है मीर जाफर को जो है जो सेनापति था उसको क्या है गद्दी पर बैठा देता है और इसको जो है यहाँ का नवाब बना देता है। अब सिराजुद्दौला जो है भागकर जो है मुर्शिदाबाद चला जाता है, वहाँ जो है मीर जाफर का एक लड़का था वो उसकी जो है हत्या करवा देता है। तो यहाँ पर देखेंगे अब गद्दी पे कौन बैठ गया, मीर जाफर। अब मीर जाफर जब गद्दी पर बैठा तो मीर जाफर भी जो है जिस तरह की नीतियां चाहते थे, जिस तरह की टैक्स में छूट चाहते थे अंग्रेज, मीर जाफर उनको वो टैक्स में छूट नहीं देना चाहता था। तो कुछ ही दिनों बाद जो है मीर जाफर से भी अंग्रेज जो है परेशान हो गए, फिर मीर जाफर को भी हटाने की जो है कोशिश करने लगे। तो यहाँ पर देखेंगे मीर जाफर का एक दामाद था मीर कासिम, और अवध का जो नवाब था शुजाउद्दौला, और दिल्ली में जिसका शासन था, जो मुख्य पूरे भारत में दिल्ली का जिसका शासन चल रहा था वो था शाह आलम द्वितीय। तो हुआ क्या कि जो मीर जाफर का जो दामाद था, ये कह लीजिए कि मीर कासिम जब मीर जाफर से अंग्रेज संतुष्ट नहीं हुए तो मीर जाफर को हटाकर जो है मीर कासिम को गद्दी पे बैठा दिए। अब मीर कासिम जब गद्दी पर बैठा तो ये उनसे भी ज्यादा, मीर जाफर से भी ज्यादा जो है क्रूर निकला, या कह लीजिए कि ये अंग्रेजों को जो हस्तक्षेप को पसंद नहीं करता था अपने राज्य में। फिर परेशान होकर फिर दोबारा मीर जाफर को बैठाए अंग्रेजों ने। तो अंग्रेज एक तरह से बंगाल में राजा के नाम पे, नवाब के नाम पे एक कठपुतली के रूप में बैठाना चाहते थे जो उनके इशारे पे काम करे, लेकिन मीर जाफर जब बैठा तो उनकी आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया, उनको हटाकर जो है मीर कासिम को बैठाया गया। मीर कासिम उससे भी बड़ा निकला, वो भी जो है अंग्रेजों को पसंद नहीं करता था, फिर मीर जाफर को बैठाया गया। तो अभी कह लीजिए कि जब मीर कासिम गद्दी पर बैठा था तो उसी समय जो है लॉर्ड क्लाइव वापस लौट गया
अपने देश ब्रिटेन, और उस समय जो अंग्रेजी सत्ता का जो नेतृत्व कर रहा था, या अंग्रेजी व्यापारी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नेतृत्व कर रहा था, वह हेक्टर मुनरो था। और हेक्टर मुनरो के साथ जो है 1764 में जो है युद्ध होता है। तो इसको पहले ही मीर कासिम को जो है युद्ध का आभास हो जाता है। तो ये क्या काम करता है कि जो अवध का नवाब होता है शुजाउद्दौला, और दिल्ली का जो नवाब होता है शाह आलम द्वितीय, जाकर तीनों से बात करता है कि अगर हम तीनों मिलकर अगर युद्ध लड़ेंगे तो हेक्टर मुनरो को हम लोग हरा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी क्या होता है कि जो अवध का नवाब है और जो दिल्ली का नवाब है, ये दोनों को दोनों क्या कर देते हैं, गद्दारी कर देते हैं। और बक्सर के युद्ध में जो है हेक्टर मुनरो की फिर जीत हो जाती है, और मीर कासिम क्या है, हार जाता है। तो यहाँ पर जब हेक्टर मुनरो की जीत हो जाती है, तो सोचिए कि पूरी केंद्रीय सत्ता शाह आलम द्वितीय, कह लीजिए कि दिल्ली पे जिसका शासन चल रहा था, शाह आलम द्वितीय भी जो है गद्दारी कर देता है, और ये भी एक तरह से कह लीजिए कि हार मान लेता है अंग्रेजों के आगे। और अंग्रेजों का जो हौसला है और बुलंद हो जाता है कि अब तो हम और भी लोगों को जीत सकते हैं और राज्यों को जीत सकते हैं। तो सबसे बड़ा कह लीजिए कि प्लासी युद्ध के बाद बक्सर का युद्ध ऐसा था जिसने अंग्रेजी शासन का पूर्ण रूप से कह लीजिए कि नींव रख दिया। क्योंकि बक्सर के युद्ध के बाद जो है अंग्रेजों का जो कह लीजिए कि मनोबल इतना बढ़ गया कि ये एकदम से मान लिए कि अगर दिल्ली की सत्ता में बैठे हुए जो है शाह आलम को जो हम अगर हरा सकते हैं, या इनको हम युद्ध मतलब गद्दारी कर दिया, ये युद्ध नहीं किया, हार गया या भाग गया कह लीजिए युद्ध करने से, तो हेक्टर मुनरो या अंग्रेजों का जो है मनोबल बढ़ गया। तो उनको लगा कि अगर जब दिल्ली का मेन शासक को हम अगर चुनौती दे सकते हैं, तो हम किसी भी राज्य के शासक को चुनौती दे सकते हैं। इसलिए अब इनका हौसला जो है बक्सर के युद्ध के बाद और ज्यादा बढ़ गया। और इसके बाद जैसे ही 1764 में बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो जीत जाता है, तो इसके लिए फिर जो है ये सीधे के सीधे जो है शाह आलम द्वितीय, जो कि दिल्ली के शासक को चुनौती देता है। और जब दिल्ली के शासक को चुनौती देता है, तो जो मुगल शासक दिल्ली के जो शाह आलम द्वितीय हैं, ये एक संधि कर लेते हैं, जिसको इलाहाबाद की संधि कहते हैं। और ये 1765, देखिए 1764 में ही बक्सर का युद्ध हुआ, और एक साल बाद ही 1765 में जो है इलाहाबाद की संधि कर लेते हैं। और संधि के टाइम जो है लॉर्ड क्लाइव पुनः जो है ब्रिटेन से वापस आ गया होता है। जब इलाहाबाद की संधि होती है उस समय जो है लॉर्ड क्लाइव जो ब्रिटेन से फिर पुनः वापस आ गया होता है, और लॉर्ड क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच जो है समझौता होता है। और समझौता इस प्रकार होता है कि बंगाल में द्वैध शासन की नींव पड़ी। द्वैध शासन का मतलब क्या हुआ कि बंगाल में जो एक शर्त रखता है, कौन, लॉर्ड क्लाइव, कि आप बंगाल के शासक हैं, आप बंगाल के शासक बने रहिए। न्याय व्यवस्था, कह लीजिए कि जो बंगाल के शासक थे, न्याय व्यवस्था और दीवानी राजस्व दो भागों में बांट देता है। यानी कि कहता है कि बंगाल के जो शासक हैं वो न्याय व्यवस्था को देखेंगे, मतलब कि इनके बीच युद्ध हो रहा है, राज्य के जो आंतरिक विद्रोह हैं उनको आप देखेंगे, और जो राज्यों से यानी बंगाल से, बिहार से, उड़ीसा से जो टैक्स का कलेक्शन करना है वो हम जो है इकट्ठा करेंगे अंग्रेजों ने। अब सोचिए कि अंग्रेज जो है खुद जो है स्वयं राजा की गद्दी पे नहीं बैठना चाहते थे। सबसे मुख्य कारण ये क्यों था, ये इसलिए कि अगर हम अंग्रेज अभी हाल ही में आए थे देश में, अगर ये गद्दी पे बैठ जाते तो हो सकता है कि जनता विद्रोह कर दे। इसलिए वे केवल एक कठपुतली मात्र जो है शासक के रूप में, जो है कठपुतली के रूप में इन्हीं के जो है खानदान से भाई भतीजा जो था इनका, उन्हीं को बैठाते थे और अपने अनुसार जो है काम करना चाहते थे। तो एक कठपुतली के रूप में केवल जो है बैठाना चाहते थे। और इन्होंने जब न्याय व्यवस्था जो है शासक को दे दिया और दीवानी अपने पास रख लिया। दीवानी का मतलब सोचिए जो टैक्स का सारा पैसा है अगर ये रखेंगे तो ये अपने हिसाब से राज्य को देंगे, नहीं देंगे, कम बेसी देंगे। और ये जो है दीवानी व्यवस्था ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्शन करके क्या है अपने देश जो है भेजने लगे। तो अब सोचिए राजा की जो स्थिति है, धीरे धीरे आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगी। जब राजा के पास टैक्स का पैसा नहीं आएगा
और ये नाम मात्र का केवल पैसा दे रहे थे राजा के कोष में, तो राजा की सेना कमजोर होने लगी, राजा की आर्थिक व्यवस्था कमजोर होने लगी, हर तरह से राजा क्या है कमजोर होने लगा। और यहाँ पर जो है अंग्रेज क्या है ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूल करके जो है अपना फाइनेंशियल स्थिति मजबूत करने लगे, हथियार मजबूत करने लगे, औजार मजबूत करने लगे, अपनी सेना को मजबूत करने लगे। अब धीरे धीरे क्या है जो यहाँ के बंगाल का जो शासक था वो एकदम से कमजोर हो जाता है, ठीक है। और जो यहाँ का इनकी जो टैक्स व्यवस्था है ये वसूल के जो है, अब राजा को लगा कि चलिए ये हमको क्या करना है, हम तो न्याय व्यवस्था देखेंगे, टैक्स वसूलने का काम इनका है। लेकिन अंग्रेजों की जो नीति थी इसको ये समझ नहीं पाए और टैक्स का जो सारा पैसा अंग्रेज जो है अपने देश भेजने लगे और अपनी सेना और अपनी ताकत का बढ़ाने में यूज करने लगे। और यहीं से जो है बंगाल की जो सेना थी, जो नवाब था, एकदम दिन पे दिन जो है स्थिति कमजोर होती चली गई। और जो है कह लीजिए कि यहीं पर जो है बंगाल अंग्रेजों के जो है बंगाल में जो है अंग्रेजी शासन की जो है नींव पड़ी और धीरे धीरे पूरे तरह बंगाल को क्या किया अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। तो इस तरह जो है धीरे धीरे जो है बंगाल पर जो है अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। और इसके बाद हम जब अंग्रेजों ने जो है बंगाल से शुरू किया और कैसे कैसे जो है इन्होंने उसके आगे बढ़ाया उसको हम लोग देखेंगे। तो ये इतिहास नहीं पढ़ा रहे थे हम आपको, केवल जो है संविधान के अंतर्गत जो है या पॉलिटी के अंतर्गत कह लीजिए कि जो ऐतिहासिक चीज था, कैसे अंग्रेज आए और उनकी नींव कैसे पड़ी, उसको हम पढ़ा रहे थे। इसको हम विस्तार से जो है इतिहास के अंतर्गत जब पढ़ाएंगे तो पूरा विस्तार से जो है इसको कवर करेंगे। केवल हम आपको समझाना चाहते थे कि कैसे अंग्रेजों की नींव पड़ी। अब बंगाल पे समझ लीजिए कि पूर्ण रूप से जो है अंग्रेजों का कब्जा हो गया